बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हम कहानी। प्लीज़ नावल को लाइक कर दीजिए, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलते हैं नावल तरफ। परी और फाजिल नाश्ते के लिए एक साथ नीचे आए तो परी को उजला निखरा और भीगा भीगा देखकर शानज़े और तैयबा बेगम बहुत कुछ समझ गई थी। उनके सीने में जैसे सांप लौटने लगे हों। दादी ने खुश एक साथ देखकर निहाल सी हो गई थी। बेइख्तियार उन्हें हमेशा साथ खुश रहने की दुआ दे गई थी। परी क्या लोगी बताओ? बाजिल परी की प्लेट में आमलेट रखता पूछने लगा। कुछ नहीं, बस ब्रेड और आमलेट, और खामोशी से नाश्ता करने लगी थी। शानज़े के लिए परिविश और बाजिल को एक साथ देखना किसी आजमाइश से कम नहीं था। वो जब भी इनको एक साथ देखती थी उसके सीने में सांप लौटने लगते थे। हसद और जलन से उसका बुरा हाल हो जाता था। तैयबा बेगम उसे समझा चुकी थी सब, मगर वो सब्र से काम लेना नहीं चाहती थी। वो हर कीमत पर जल्द अज जल्द बाजिल को अपना बनाना चाहती थी। वो गाड़ी में बैठी अपने कॉलेज के एक दोस्त से मिलने जा रही थी जिसका जराइम पेशा लोगों से गहरा ताल्लुक़ था। शानज़े ने सोच लिया था वो हर सूरत में परिविश को अपने रास्ते से हटाएगी, चाहे उसके लिए परिवेश को जान से ही क्यों ना मारना पड़े। वो कर गुजरेगी। वो जानती थी उसकी मदद उसका वही दोस्त कर सकता है। काफ़ी सोचने के बाद वो अब उससे मिलने जा रही थी। उसे यकीन था कि उसका काम हो जाएगा और परिवेश से बाजिल की जान छूट जाएगी। परिवेश अपने लिए चाय बना रही थी जब तैयबा बेगम किचन में आई थी तो महारानी साहिबा को याद आ गया कि इस घर में किचन भी है। क्या आप चाय लेंगी आंटी? परी ने उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा था। मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं लेना। तुमने अपनी अदाओं से मेरे बेटे पर जादू कर दिया है, मगर एक बात याद रखना, ये जादू हमेशा नहीं रहेगा। मैंने कोई जादू नहीं किया है। आपके बेटे ने ये शादी अपनी मर्ज़ी से की है। मुझे कसूरवार मत ठहराएं। ना मुझे बाजिल पसंद, ना यहाँ रहना, मगर मैं क्या करूँ? मेरी मजबूरी है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। परी तेज़ बोलती हुई वहाँ से चली गई थी। तैयबा बेगम उसके बोलने पर चौंकी थी। चूंटी के भी पर निकल आए हैं। देख लूँगी मैं। तुम रहना भी चाहोगी मगर रह नहीं सकोगी यहाँ। उन्होंने हकारत से सर झटका था। मैं बिज़नेस की एक डील करने दुबई जा रहा हूँ। कुछ दिन में वापस आ जाऊँगा। परिवेश को बताते हुए उसने अपना सूटकेस निकाला था। तो मैं क्या करूँ? परी का लहजा उखड़ा उखड़ा सा था। कुछ नहीं, बस इतना कि मेरे आने तक अपना ख्याल रखना। मैं कोशिश करना ज़्यादा वक्त दादों के साथ उनके रूम में ही गुजारो। परिवेश कुछ नहीं बोली थी, बस उसे कपड़े रखते देखने लगी थी। कपड़े रखकर वो उसके पास ही बैठ गया था। और कुछ नहीं तो अपने शोहर को अच्छे से अलविदा ही कह दो। मुझे अलविदा कहना पसंद नहीं, मगर कभी ना कभी तो कहना ही पड़ता है जाने मन। वो उसके करीब होता हुआ बोला तो वो पीछे को हुई थी। बाजिल खड़ा हुआ और एक हाथ खींचकर उसे भी अपने साथ खड़ा किया था। उसे तेज़ी से सीने में भींचे सुकून अपने अंदर उतारने लगा था। कुछ देर बाद उससे दूर हुआ था। अपना ख्याल रखना बहुत। वो बाहर निकल आया था। गाड़ी में बैठते हुए उसने देखा था कि परिवेश टेरेस पर खड़ी उसे ही जाता देख रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। साइड मिरर से परिवेश का अक्स गायब हो गया तो उसने गहरा सांस लिया था। कभी कभी शायद दूरी ही होती है जो हमें सिखाती है गुर्बत कितनी अहम होती है। बाजिल की गाड़ी बंगले से बाहर निकली तो परी ने गहरा सांस लिया। वो जिन हालात में गुजर रही थी वो उसकी मर्ज़ी के हरगिज़ नहीं थे। बाजिल की बढ़ती हुई पेशकदमी उसे हैरानगी में मुब्तला भी कर रही थी और डरा भी रही थी। बिलाशुबा बाजिल खुबरो मर्द था जो किसी भी लड़की को अपनी तरफ माइल करने का हुस्न रखता था। ऐसा भी नहीं था कि बाजिल की मौजूदगी उसे अब पसंद नहीं थी। कमरे में आकर बैठी वो उसके बारे में ही सोच रही थी। वो उसकी आदी होती जा रही थी और आदी होना मोहब्बत से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। बाजिल की परफ्यूम की महक अभी तक कमरे में मौजूद बाजिल का पता दे रही थी।
परी ने गहरा सांस लिया और अपना ध्यान हटाने के लिए टीवी ऑन कर लिया, मगर ये कोशिश बेसुध रही। उसका जहन बाजिल में ही अटका हुआ था। गुज़िश्ता रात की बाजिल की गुस्ताखियों का असर अब तक परी के हवास पर छाया हुआ था। बाजिल का कलम्स, उसके लबों की गर्म बोसे, परी को महसूस हुआ जैसे उसकी गैर मौजूदगी में परी के बदन पर सुलगने से लगे हों। उसने एक झरझरी सी ली थी। क्या हो गया है यार मुझे? मैं क्यों ख्वामोखा उसे सोचे जा रही हूँ? परी ने खुद को टोका था, मगर वो तो गोया जाने के बाद भी वहीं मौजूद था। परी मैडम, शायद आपको इश्क हो गया है। परी ने सर झटका और शावर लेने चली आई। शायद पानी उसके बदन को पुरसुकून कर सके, उसकी सोचों को पुरसुकून कर सके। शावर के नीचे खड़ी वो आंखें बंद किए भीगती रही थी, मगर उसे महसूस हुआ जैसे वो बाजिल की यादों में भीग रही है। शावर लेकर वो रूम में आ गई थी। अचानक उसके मोबाइल की बेल बजी थी। परी ने मोबाइल उठाया। बाजिल का मैसेज था। बहुत याद आ रही हो। वो बेख्तियार मुस्कुरा दी और जवाब लिखा, ना करे मुझे याद। सांसों और यादों पर इख्तियार कहाँ होता है। जवाब फ़ौरन से आया था। वो मोबाइल को देखने लगी थी। दोबारा स्क्रीन पर मैसेज जगमगा रहा था। क्या कर रही हो? शावर लिया है अभी। जल्दी में टाइप करके सेंड किया गया था। स्क्रीन दोबारा से रोशन हुई थी। अकेले अकेले? कहो तो कंपनी दे दें, आ जाऊं तुम्हें। परी की रंगत तेज़ी से लाल हुई। जिस काम के लिए गए हैं उस पर तवज्जो दें, वो भी हो जाएगा, मगर अब काम में किस कमबख्त का दिल लगेगा। अभी भी वक्त है, कहो साथ चले। वो शौक़ी में था। परिविश ने तसव्वुर में बाजिल का चेहरा देखा था, जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। परी ने जवाब नहीं दिया था। वो मुस्कुरा दी थी, जानती थी कि वो भी मिस कर रहा होगा जैसे वो उसे मिस कर रही थी। मैं जल्दी लौटूंगा, उसका मैसेज आया था। परी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो इतने दिनों से अपने वालिदैन की कमरों पर नहीं जा सकी थी। वो नीचे आई। मेरी शहज़ादी। दादों ने उसके माथे को चूमा था। दादों, मैं अम्मी अब्बू की कब्र पर जा रही हूँ। काफ़ी टाइम से जा नहीं सकी, उनकी बहुत याद आ रही है। जाओ मेरी बच्ची, दिल को सुकून आ जाएगा। जल्दी आ जाना। बाहर गाड़ी और ड्राइवर मौजूद है, उन्हें बता दो। गाड़ी पर मैं कहीं जा रही हूँ, तुम कैब ले लो, तैयबा बेगम झट से बोली थी। कोई बात नहीं, मैं रक्शे पर चली जाऊँगी दादो, परिविश जल्दी से बोली थी। दादो परिविश कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी। दादो जो अपनी बहू को के लत्ते लेने लगी थी, परी की बात सुनकर खामोश हो गई थी। वो दादो से मिलकर बंगलों से बाहर आ गई और रक्शे का इंतज़ार करने लगी। तो मेरा ये काम हो जाएगा? शानज़े ने एक लाख पकड़ाते हुए जैन से पूछा। बिल्कुल हो जाएगा स्वीटी, वो एक अदा से बोला। मेरा एक जानने वाला है, वो इतने पैसों में कुछ भी कर लेगा। ये तो छोटा सा काम है। फिर ठीक है, तुम्हें भी कमीशन मिल जाएगा। अब मैं चलती हूँ। शानज़े ने पर्स कांधे से लगाते हुए कहा। अरे इतनी जल्दी क्या है? यूनिवर्सिटी के बाद तुम तो ऐसे शहर छोड़कर भागी हो कि फिर नज़र ही नहीं आई। जैन ने उसे रोका था। मुझे वापस जाना है जल्दी। मैं तुम्हें बताऊंगी कि कब ये काम करना है। तुम अपने बंदे को तैयार रखना। वो तैयार है जब कहो तुम। वैसे मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट माल आया हुआ है आज। कुछ कश तो बनते हैं। शानज़े उसके हाथ में पैकेट देखा। यहाँ ही वो रुक गई थी, नई फ्लैट पर। चलो फिर, मैंने वापस पहुंचना भी है जल्दी। वो ड्रग्स लेती थी, उसकी आदी होती जा रही थी। वो कई बार फ्लैट पर जा चुकी थी अपने फ्रेंड के साथ। जैन ने बिल पे किया तो वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए थे। जैन ने टीना को मैसेज कर दिया था कि वो आ रहे हैं। बाजिल की फ़्लाइट डिले हो गई थी। वो पिछले आधे घंटे से एयरपोर्ट पर बेजार बैठा हुआ था। घंटे बाद ही फ़्लाइट मिलनी थी उसे। अभी वो यही सोच रहा था कि क्या करे कि मोबाइल पर मैसेज मौसूल हुआ। उसकी मीटिंग कैंसिल हो चुकी थी। दूसरी पार्टी की कोई इमरजेंसी हो गई थी। ओ गॉड, ऐसी टाइम वेस्ट किया। वो बैग लेकर बाहर निकल आया और ड्राइवर को कॉल करने लगा ताकि वो उसे वापस ले जा सके। जब जैन और शानज़े फ्लैट पर पहुंचे तो टीना उसका ही वेट कर रही थी। अरे बेवफा औरत, आखिर तो मिल ही गई। वो शानज़े के गले लगी थी। बस आ गई यार, बिज़ी थी बहुत।
मेरे लिए नहीं, अपनी तलब के लिए आई हो अभी भी। टीना ने आंख मारी तो शान से हंसी थी। तीनों एक साथ अपना नशा करने लगे थे। वैसे कमाल का है, टीना ने धुआं हवा में छोड़ते हुए कहा तो जैन ने उसे गोद में बिठा लिया और कश लेकर उसके मुंह पर छोड़ने लगा। तुम लोग कहीं भी शुरू हो जाते हो, शानजे ने उन्हें टोका। शबाब का नशा भी तो हो, जैन ने आंख मारी थी। शानजे के भी नशा चढ़ने लगा था और तीनों का ग्रुप था उन तीनों का ग्रुप था। वह हॉस्टल के दिनों में खूब मौज मस्ती करते थे। शानजे भी उठकर जैन के करीब आ बैठी। टीना के लबों से मिलाता हुआ जैन शानजे को भी खुद के साथ लगा गया। तीनों सब भुलाए मस्ती में गुम थे। काफ़ी देर बाद तीनों होश की दुनिया में लौटे थे। अब मैं चलती हूँ यार, काफ़ी देर हो गई है मुझे। कहाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वो आंख मारकर हंसी थी। नहीं यार, जैन से मेरा काम था कुछ, इस वजह से मिलने आई हूँ। फूफा इतनी देर कहाँ थी पूछेंगी, और अच्छी बच्ची का रोल प्ले करना है ना। वो एक आंख विंग करके बोली थी। सब हंस दिए। वैसे क्या काम था? टीना एक अदा से अपने बाल पीछे झटक के पूछने लगी थी। तुम्हें मैंने बताया था, मेरा एक कज़न है, करोड़पति लड़का है। बस उसके चक्कर में हूँ कि शादी हो जाए। और हाँ, तुम्हारी तो उससे मंगनी हुई थी लास्ट टाइम। तुमसे जब बात हुई थी तब तुमने बताया था। हुई नहीं, होते होते रह गई थी बस। क्यों, क्या हुआ? जैन से पूछ लेना तुम, मुझे सब मालूम है। अभी मैं जल्दी में हूँ, वो खड़ी होती हुई बोली थी। टीना भी उसके साथ खड़ी हुई थी। मैं बता दूंगा सब, जैन बोला तो टीना ने सर हिलाया था। चलो तुम्हें दरवाजे तक छोड़ दूँ मैं। और हाँ जैन, मेरा काम हो जाना चाहिए। डोंट वरी बेबी, इसकी तुम फिक्र मत करो। मैंने डिटेल्स बंदे को फॉरवर्ड कर दी हैं। अब तक तो वो काम पर लग भी गया होगा। बस इसकी पेमेंट तैयार रखना। मेरा काम हो गया तो समझो तुम सब मालामाल हो गए। उसको पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, मेरी पेमेंट तो तुम्हें पता ही है, वो यहाँ ही लूँगा। पैसा और शबाब दोनों। जैन ने दांत निकाले थे। शानजी भी मुस्कुरा दी थी। बहुत ज़्यादा फैलने लगे हो तुम। ये तो अपनी जानम है। जैन ने टीना की जिस्म पर हाथ फेर कर कहा। तुम्हारी सोबत का असर है। शानजी तेज़ी से फ्लैट से बाहर निकली थी। बाजिल घर वापस आया तो परिविश कमरे में नहीं थी। वो दादो के कमरे में चला आया। दादो, परी कहाँ है? वो तो अपने वालिदैन की कब्रों पर गई हुई है। तो साथ कौन गया है? अकेली गई है रक्शे पर। तुम्हारी माँ को कहीं जाना था, गाड़ी वो ले गई है। दूसरा ड्राइवर छुट्टी पर है। कम से कम अम्मी उसे ड्रॉप कर देती वहाँ। बाजिल ने खफगी से कहा था। तुम्हें अपनी माँ का पता तो है? दादू ने कहा तो बाजिल सर हिलाकर रह गया था। मुझे समझ नहीं आती अब उन्हें क्या मसला है। जो होना था हो चुका। फिक्र मत करो मेरे बच्चे, सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। दादू ने उसे तसल्ली दी थी। दादू उम्मीद ही कर सकते हैं। चले, मैं ज़रा आराम करता हूँ। परिवीश जब आएगी तो मैं उसे लेकर कहीं आउटिंग पर जाऊँगा। बाजिल दादू को सलाम करके अपने रूम में चला आया था। वो काफ़ी थका हुआ था, सो लेटते ही उसे नींद आ गई थी। परी को वक्त का पता ही नहीं चला था। कब्रिस्तान में वो जब भी यहाँ आती थी घंटों बैठी ही रहती थी वहाँ पर। कब्रिस्तान से बाहर निकलते हुए उसने रक्शे की तलाश में निगाहें सड़क पर दौड़ाई, मगर रोड खाली ही था। पास ही गाड़ियों और रक्षों का अड्डा था। वो इस सिमत ही चलने लगी थी। अभी वो थोड़ी ही चली थी कि पीछे से एक कैरी उसके पास आ रुकी। इससे पहले कि वो कुछ समझती, इसमें से किसी ने निकलकर परी को दबोचा और उसकी नाक पे एक रुमाल रख दिया। कौन हो तुम लोग? वो चिल्लाई थी, मगर उसकी पुकार अधूरी रह गई थी। वो वहीं सीट पर ही बेहोश हो गई थी। ड्राइवर ने गाड़ी चलाते हुए मोबाइल निकाला और किसी को कॉल की। काम हो गया है उस्ताद। दूसरे तरफ से बात सुनकर उसने कॉल काटी और गाड़ी तेज़ी से मतलूबा जगह की तरफ भगाने लगा था।